Hello, welcome again to the YouTube channel of Neo Civilian from Vision to Victory. I am Aman Kumar Atkan. Welcome you all to our bi-monthly साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। और इस सप्ताह हम जो इस वीडियो में जो मैं करंट अफेयर्स की बात करूंगा वो होंगे 16 सितंबर 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक के। नाउ मूव टू आवर फर्स्ट न्यूज। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है पॉलीप्रोपिलीन के बारे में। अब ये होता क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोलाघाट असम में क्या किया है, एक नया प्लांट स्टैब्लिश किया है। किसका? पॉलीप्रोपिलीन प्लांट किया है। जो किसमें, जो कौन सी रिफाइनरी, जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंडर में आएगा। और ये क्या करेगा, ये पॉलीप्रोपिलीन जो प्लास्टिक फोम है इसको बनाएगा। देखो ये सब चीजें पॉलीप्रोपिलीन के, चाहे आप ऐसे प्लास्टिक की कैप्स देख लो, ये नॉर्मल प्लास्टिक्स हो गए और ये सब, ठीक है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा ताकि हमारे देश में जो क्या है, जो पेट्रोकेमिकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ सके। अब बात ये उठती है कि पॉलीप्रोपिलीन होती क्या चीज है। एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है, जो क्या है, जिसमें एडिशनल पॉलीमराइज क्या है, पॉली, यानी क्या करोगे, प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन में आप एडिशनली क्या कर दोगे, एडिशनली पॉलीमराइज्ड कर दोगे, इसको एडिशनल पॉलीमर्स डाल दोगे, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है, एक सिंथेटिक फॉर्म में बनेगा तो सिंथेटिक रेजिन है और किसका पार्ट है, पॉलीओलेफिन फैमिली का पार्ट। ये ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि पॉलीओलेफिन फैमिली का पार्ट है। और साथ के साथ क्या है, हम इसको किसी भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में मिक्स कर सकते हैं। जब प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में इसको मिक्स करेंगे देन इट विल रिक्वायर्ड, हमें उसको प्लास्टिक की ज्यादा टफनेस की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट एंड हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड कर देता है इफ यू मिक्स विद द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इससे अगर हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं केमिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो हाईली रेजिस्टेंस है कोरोसिव से, और साथ ही साथ क्लीनिंग एजेंट्स या ब्लीचिंग्स की पैकेजिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे लाइटेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक है। एंड साथ ही साथ क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, तो इजीली टू हैंडल है। और साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं, हाईली फ्लेमेबल आइटम्स भी यूज कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज हो सकता है, इंसुलिन में हो सकता है, जो आप क्या है, जो आप अपनी वायर है, करंट वाली वायर के ऊपर जो आप लेयर जो प्लास्टिक की या फिर रबर टाइप की जो पॉलिथीन की वो जो वायर लगी रहती है, इंसुलिन वायर्स, उनके लिए काम है। मेडिकल फैक्टर्स में क्या, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सो मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स में क्या है, ये यूज हो सकता है। साथ के साथ क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, लाइट वेट और इसकी वर्सेटाइल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से क्या है, इसके मल्टीपल यूज है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी हुआ क्या है, बात यह है कि इंडिया को इंडस्ट्रियल सेल्फ बनाने के लिए हमें इस तरह के पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक नया प्लांट खुला, ध्यान रखेंगे, ये दो तीन इनकी चीज थी, इनके ऊपर ध्यान रखिए। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज। एक सेंटर के बारे में है, दैट इज द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये हमारे CSIR जो हमारा क्या जो हमारा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसके नीचे में एक अंडर सब है सेंटर है जिसका नाम है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, जो हमारे तेलंगाना हैदराबाद में लोकेटेड है। अभी हुआ क्या है, ये सबसे बड़ा इंडिया का फ्रंटियर इंस्टीट्यूट है जो किसमें, मॉडर्न बायोलॉजी में काम करता है। या तो आप बोलो मॉडर्न बायोलॉजी, या फिर आप बात करोगे सेलुलर बायोलॉजी के फील्ड में, सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में अगर आप ब्रांच सबसे अच्छे सेंटर्स की बात करोगे देन ही इज द फ्रंटियर है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इन्होंने एक डिस्कवरी की, यहाँ के साइंटिस्ट ने, और डिस्कवरी ने कहा है कि व्हाइट, जो हमारे बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो अपने इंटरनल स्केलेटन की अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, अडप्ट हो जाती हैं, और उसी के अगेंस्ट में करके पैथोजेंस के पहले तो अडप्ट होंगे, अडप्ट होने के बाद जो हमारे पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट में वो फाइट करती हैं। अब इसके बारे में बात कर लेंगे। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1997 स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेबोरेटरी है, किसके अंडर में, अंडर CSIR के अंडर में है, ठीक है। और सबका सब किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में लाई करता है, ठीक है। एंड पहले एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश किया गया था ग्लोबल मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क, यूनेस्को के द्वारा इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डिक्लेयर किया गया।
अब यही है। अब हाँ, कुछ रिसर्च के एरिया देख लो, क्योंकि जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में काम करता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोम्स में काम करता है, प्रोटेनोमिक्स और मोलिकुलर मेडिसिन में काम करता है, इम्यूनोलॉजी और सेलुलर मैकेनिक्स में भी काम करता है। साथ के साथ क्या, हाई थ्रू फैसिलिटी, इनकी तो ध्यान रखना, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ध्यान रखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्होंने एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया कि व्हाइट ब्लड सेल्स अपने बॉडी के स्केलेटन के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, अडॉप्ट होंगी और फिर पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करती है। तो हर एक उस पैथोजन के अकॉर्डिंग ही फाइट करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, हैंड फुट और माउथ डिजीज, जो क्या है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। रिसेंटली इसके केस बहुत ज्यादा देखे गए हैं हरियाणा और दिल्ली, और दिल्ली से लगते हरियाणा के इलाकों में। ये क्या है, एक तरह की बीमारी है जो मोस्टली क्या है बच्चों में मिलती है, और बच्चों में मिलती है तो बच्चों के माउथ में, हाथों में और ये पैरों में से छाले या ब्लिस्टर्स, छाले पड़ जाते हैं या अल्सर टाइप्स हो जाते हैं। अब है क्या, बहुत ही हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। मोस्टली किसमें, इन्फेंट्स में होगा, फिर जिन बच्चों में जिनकी उम्र क्या है 5 साल से कम है। और ऐसी बात, ऐसा है नहीं कि ये बड़ों में नहीं हो सकती, ऐसा मतलब इट इज हाईली पॉसिबल कि बड़ों में हो जाती है, लेकिन बड़ों में बीमारी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, हाथ पे, पैरों पे और मुंह में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे या रेसेस हो जाएंगे। साथ ही साथ कई बार रेसेस क्या होते हैं आपकी चेस्ट पे, बैक पे, आर्म्स और लेग्स, बटक्स या फिर जेनिटल्स, प्राइवेट पार्ट्स में आपके ये सब रेसेस होने लग जाते हैं इसकी वजह से। अब होता क्या है रेयर अडल्ट में, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट होने की वजह से होती है। और कई बार क्या होता है कि एक बच्चे को 2-3 बार से भी ज्यादा ये हैंड फुट एंड माउथ डिजीज हो सकती है। अब हमने एक बोविन्स में या जानवरों में, एनिमल्स में हमने एक बीमारी सुनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, हूफ एंड माउथ डिजीज। हूफ एंड माउथ डिजीज जिसको हम क्या कहते हैं, खुर की बीमारी जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना है ये बीमारी और वो बीमारी टोटली डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। ना ही उन जानवरों की वो जानवर वाली बीमारी इंसानों में आती है, ना ही इंसान वाली बीमारी आती है। तो क्या है, दोनों में अलग है। और साथ के साथ क्या है, ये जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, ये भी जानवरों में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। अगर आप अनवॉश्ड हैंड करोगे, फेस से सलाइवा या नेसल म्यूकस से आ जाएगा, या फिर ये फोड़े जो रखे, ब्लिस्टर्स जो रखे, छाले से रखे व्हाइट व्हाइट, ये फूट जाए, फूट के दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, उनके थ्रू भी ये हो सकती है। और क्राउडेड प्लेसेस में भी क्या है, ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। अब होगा क्या, सिम्टम्स देखो, इस तरह के छाले वगैरह बनने लग जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये माउथ में ये पोर्शन हो गया, ये यहाँ पे डॉट डॉट हो रहे हैं, ये बहुत सारे रेड रेसेस आप लोग देख रहे होंगे। सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर होगा, गले में खराश हो जाएगी, मुंह में बहुत बड़े छाले हो जाएंगे, साथ के साथ दाने निकल आएंगे हाथों पे, पैरों पे, कई बॉडी पार्ट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर है, लेकिन क्या है, डिस्कंफर्ट हो जाएगा। आप कुछ भी खाओगे, पियोगे, चलोगे फिरोगे तो आपको प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक क्योर नहीं है, लेकिन क्या करोगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मली 7 से 10 दिनों में क्या है, बीमारी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर फीवर ज्यादा है तो फीवर के लिए पैरासिटामोल देंगे, ब्लिस्टर्स है तो ब्लिस्टर्स को रोकने के लिए उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन देंगे। तो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे, दैट इज द मेडिसिन, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है बच्चों को 2 से ज्यादा साल भी लग जाते हैं रिकवरी में, वो उस पर डिपेंड करता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो उनमें ज्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। उनका एक बात मतलब ये भी है कि उनमें जो इम्यूनिटी होती है छोटे बच्चों में वो कम होती है, इस वजह ये फैक्टर भी है कि बच्चे रिकवर करने में उनको ज्यादा टाइम लगता है। और साथ साथ ये क्या कि आप हाइड्रेशन करोगे, रेस्ट करो और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको रिलीफ मिलता है। अब है क्या, जितने ज्यादा आप किसको क्या करोगे, बीमारी को सेल्फ एलिमिनेट करोगे या फिर उसके रोकथाम के लिए करोगे, प्रिवेंशन करोगे, अच्छे से हाथ वक्त दोगे, तो बीमारी को आप इस बीमारी की रोकथाम पे लगा सकते हैं। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए था कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास में छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई है, रिसेंटली इसके केसेस इंक्रीज हुए थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज एक अच्छी न्यूज है जो है आइनोक्रोमेटोग्राफी के बारे में। अभी हुआ क्या है, पहली बार साइंटिस्ट ने एक नया मेथड यूज किया है जिससे क्या हो गया है, आपको आयंस को जब सेपरेट करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता था, जो भी सैंपल से होते थे, सैंपल्स आपको पहले कहां लेके आने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे। कलेक्ट करने के बाद आपको कहा लैब में लेके आओगे, लैब में लेने के बाद में आप क्या करोगे, इस आयन क्रोमेटोग्राफी में रखोगे और फिर आप पता लगाओगे। अभी देखो ये मशीन आती है किस काम में, आयंस को सेपरेट करने के लिए काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप क्या करते हो कि जमीन पानी में कितना पोल्यूशन है, कंटेमिनेटेड वाटर है, एयर में कितना पोल्यूशन है, ठीक है, साथ के साथ फ्रूट्स वगैरह में कितना कंटेमिनेशन है, और वो सब चीज आप पता कर सकते हो कि आयंस का पता करते हो। अब इसके बारे में थोड़ा देख लो, ये क्या है, एक आयन क्रोमेटोग्राफी क्या है, इस आयन क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं,
जो पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जो क्या करती है, जो आयंस को सेपरेट करती है किसी भी सैंपल से और उनकी क्वांटिटी के बारे में बताती है कितने आयंस है कितने। ठीक है, आयंस में फिर दोनों हो सकते हैं, अनायन भी हो सकते हैं और कटायंस भी हो सकते हैं। तो दोनों के नंबर को, यानी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सब के नंबर को बताएगा, इनके नंबर को बताएगा और इनकी क्वांटिटी इनके उसको भी बताएगा, इनको अलग भी करेगा, सेपरेट भी करेगा, इनके नंबर भी बताएगा। अब दो है कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो क्या करता है पॉजिटिव, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अनायन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करेक्ट कर लेना गाइस, मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से बैटरी वाला कंसेप्ट। ये अनायन नेगेटिव और ये कटायन पॉजिटिव। कटायन क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को करेगा और नाइन क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस को सेपरेट करेगा। अब क्या करता है, कैपेबिलिटीज क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और सल्फेट वगैरह में क्या है, बहुत मात्रा में अनायंस होते हैं, तो उनके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए काम आता है। बहुत सारे कटायंस हैं जैसे लिथियम हो गया है, सोडियम है, अमोनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके कटायंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे पॉजिटिव को अटैक करेंगे उनकी कंसंट्रेशन को। सैलिनिटी की बात है, पार्ट पर बिलियन, किसी में सैलिनिटी एंड किसी ने सैलिड्स है। अब होता क्या है, सबसे पहले इस मशीन को यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, ओके सॉरी, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को क्या करेंगे, प्रेशराइज करके इस कॉलम में, यहां पे कॉलम है, इस कॉलम में हम प्रेशराइज करके हम फिट करेंगे। देन हम क्या है, आयन के इंटरेक्शन होंगे, जो भी रेजेंस होंगे टाइप और साइज के अकॉर्डिंग उनको अब्सॉर्ब कर लेंगे रेजेंस। फिर क्या एक्सट्रैक्शन होगा लिक्विड्स का, एलिमेंट्स को, जो आयंस को बाद में सेपरेट करेंगे, साथ ही साथ डिटेक्ट करेंगे और एक स्पेसिफिक रिटेंशन टाइम में पता लग जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन है उन आयंस की, कटायंस की, अनायंस की, आयंस कटायंस की कितनी कंसंट्रेशन। अब यूज की बात हो तो इन्वायरमेंटल की मॉनिटरिंग के लिए ड्रिंकिंग वाटर का बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर केमिस्ट्री। ठीक है, एक्वेटिक फील्ड में कितना है, क्या बेसिक है, एसिडिक है, या फिर नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड्स तो नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें सैलिनिटी है वो तो ज्यादा नहीं है, वो सब चीजें। साथ के फूड इंडस्ट्री में हम क्या शुगर और सॉल्ट के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, साथ ही आइसोलेशन ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो आइनोक्रोमेटोग्राफी है जो सिस्टम, ये ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने अब ऐसा एक नया ये बना लिया है डिवाइस, जो क्या करेगा, जो आपको सिर्फ लैब तक नहीं रखेगा, आप सिर्फ सीधा जाके क्या है, फील्ड में डायरेक्ट सैंपल लेंगे और फील्ड में जाके आप क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। पहले क्या होता था, आप फील्ड में जाएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल को वापस लेके आएंगे और फिर वहां पे आके अपने लैब में दोबारा काम करेंगे। कई बार क्या होता था कि कई बार सैंपल हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाती थी, जब तक आप ट्रैवल करते थे वहां तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह डेड हो जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी सैंपल हैंडलिंग में। जब लैब तक पहुंचते थे तब तक कई बार सैंपल खराब भी हो जाते थे। तो आप क्या करोगे, फील्ड में डायरेक्ट आईसी को ले जाओगे, आयन क्रोमेटोग्राफी को, डिवाइस को, और वहीं पे क्या कर लोगे, डायरेक्ट उसी पे वहीं पे रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो एक नई न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज है एक और बीमारी के बारे में, दैट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इसको आप दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है, रिसर्चर्स ने एक नई स्टडी की है कि जैसे जैसे जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट में जो हमारी इम्यूनिटी है जो डिक्रीज होती जा रही है, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ये है कि आगे आने वाले टाइम में लोगों के अंदर में सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू होने के चांसेस बढ़ गए हैं, या फिर जो भी क्या है मॉस्किटो बोर्न जो डिजीज है उनके होने के चांस बढ़ गए हैं। तो क्या है, बात यह है कि जो जेईवी वायरस है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो है, उसकी वजह जो बीमारी होती है जेई की, उसकी वजह से अभी क्या है, उसके अगेंस्ट लोगों में इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और जैसे जैसे इम्यूनिटी कम हो रही है उसी वजह से क्या है, डेंगू के और चांसेस है कि सीवियर काइंड ऑफ डेंगू आगे लोगों में देखने को मिले, या फिर जो मच्छरों से होने वाली बीमारी है वो आगे देखने को मिले। ठीक है, अब बात करते हैं तो वायरल जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, किससे, एनिमल से ह्यूमन में, मॉस्किटो से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जेईडब्ल्यू वायरस की वजह से। ठीक है, और कौन सा, फ्लेवी वायरस का है जो क्लोजली डेंगू, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस के सिमिलर केसेस में। और है कैसे, इन्फेक्टेड कुलक्स मॉस्किटो, ध्यान रखना है, कुलक्स मॉस्किटो के बाइट जो किसमें,
जो विष्णुई ग्रुप का पार्ट है उसके बाइट से क्या करता है, वो स्प्रेड करता है, वो वेक्टर है, कैरियर है इस वायरस को कैरी करने के लिए। साथ ही साथ क्या है, आज तक नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर खास तो रूरल एरिया जो एशिया के वहां पे देखने को मिलता है, और मानसून सीजन में क्या है, इसके केसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मानसून सीजन में क्या है, नंबर ऑफ मॉस्किटोज क्या है अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, तो वैसे हो जाए, ठीक है। अभी क्या है, सिम्टम्स में क्या होगा, प्राइमरी क्या कर रहा है, दिमाग को इफेक्ट करता है, फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कई बार आपको कंफ्यूजन और सीजर और पैरालिसिस की संभावनाएं भी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि या तो आपको सिम्टम्स बहुत माइल्ड आएंगे, या सिम्टम्स कई बार इस बीमारी में आते भी नहीं है, तो उस हिसाब से कई बार क्या होता है, और कई बार इतना हैवी अमाउंट में क्या है आपके सिम्टम्स पहुंच जाते हैं कि आपकी डेथ भी हो सकती है, परमानेंट ब्रेन डैमेज या फिर डेथ भी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, आप सपोर्टिव केयर में रखोगे, फीवर है तो फीवर को डाउन करोगे बार बार, या फिर आपको जैसे हेडेक है, वोमिटिंग है, तो आप सिम्टम्स के हिसाब से उस अकॉर्डिंग काम करोगे। और वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट दी यूजर। लेकिन वैक्सीनेशन का समस्या क्या, समस्या यही आ रही है कि जो लोगों में इम्यूनिटी है वैक्सीनेशन के थ्रू, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में फिलहाल वैक्सीनेशन के अंडर में 2 डोज दी जाती है जेईवी वैक्सीन की, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा 2013 से चल रहा है, ठीक है, उसके अंडर में दी जाती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये एक नई चीज आई है, तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या होता है। पर हाँ, ये एक साइंटिस्ट ने एक नया चीज बताई है कि धीरे धीरे क्या है, लोगों में इस वायरस के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी थी वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है बॉडी। नेक्स्ट है फेनेटानाइल, पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने फेनेटानाइल को क्या किया है, बैन कर दिया है यूज करने के लिए। क्या है, क्योंकि इसका क्या है, इलीगल इन्वॉल्वमेंट है फॉर ट्रैफिकिंग फेनेटाइल प्रिकॉर्सर केमिकल्स। हुआ क्या है, ये क्या है, ओपियम, अफीम का जो ओपियोइड जो अफीम से बने हैं वैसे उसी का पार्ट है, लेकिन है क्या, ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, ठीक है, जो मोर्फिन और हीरोइन से के जैसा है, और लेकिन इनसे ज्यादा प्रभावदारी। मोस्टली क्या है, आप जैसे अगर आप मैं हीरोइन को करूंगा, हीरोइन कैसे बनेगी, हीरोइन में अफीम लूंगा, और तो जो पोस्ट का पौधा है, जो फीम का डोडा है, उससे मैं अफीम निकालूंगा, अफीम से मैं धीरे धीरे रिसाइकलिंग करके मैं हेरोइन बनाऊंगा, और हेरोइन को जब मैं बहुत ज्यादा रिफाइन करके बिल्कुल क्या है लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगा, देन मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे पास मोर्फिन बन जाएगी। लेकिन वो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली कैसा है, ये सिंथेटिक है, पूरा पूरा लैब में क्रिएट किया जाता है। अब है क्या, इसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन लिखते है कैसे, फॉर्मूला कैसा है, फिर स्ट्रक्चर कैसा है, मोर्फिन और हीरोइन के जैसा, ओपियोइड का पार्ट है, अफीम का पार्ट। अभी हुआ क्या है, किसमें मेडिकल यूज में, जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है उस केस में दिया जाता है, या फिर बहुत सारे पेशेंट जो हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उन लोगों को भी ये फेनेटानाइल दिया जाता है। एंड देन हुआ क्या, हुआ ये है कि अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंटी की, तो मोर्फिन से लगभग 100 गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है, और 50 गुना ज्यादा हेरोइन से स्ट्रोंगर है। कैसे काम करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, एक्ट करता है, और ताकि आपको पेन से छुटकारा मिलता है। लेकिन कई बार क्या इसके साउंड ड्राउजीनेस है, ठीक है, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस, नींद आने लग जाएगी आपको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कई बार सांस लेने में आपको कठिनाई हो जाती है। और अगर आप बार बार इसको यूज करोगे रिपीटेटिव में, तो आपको क्या है, इसकी आदत भी पड़ सकती है, या फिर इस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। अब हुआ क्या है, अभी हो ये रहा है कि चीप मैन्युफैक्चरर इसको क्या है, इलीगल तरीके से बना रहे हैं, और ताकि क्या है, और ये जब बहुत सारा सस्ते अमाउंट में मिल रहा है और लीगल तरीके से बन रहा है, तो जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जो ड्रग्स यूजर हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, उनके लिए क्या है, उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और कई बार क्या है, जब आप किसी बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत कम मात्रा में भी लेते हो, तो भी इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि कई बार क्या है, आपकी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ क्या है, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्टिव नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड्स क्या है, जो नेचुरल सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक्स होते हैं, जो ओपियोइड रिसेप्टर्स ब्रेन्स को क्या कर लेते हैं, ऊपर देते हैं। एग्जांपल मोर्फिन है, फेनेटलिन है, ट्रामाडोल है, ऑक्सीकोडोन है, कोडेन है और हेरोइन है, ये इसके एग्जाम है ओपियोइड्स के। मेडिकल रोल क्या है, आपके पेन मैनेजमेंट के लिए काम होता है। लेकिन रिस्क क्या है, बहुत लंबे टाइम तक आप पेन को भागा, आपके होता क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक आप पेन को भगाने के चक्कर में क्या रहता है, आपकी इन पे डिपेंडेंसी बन जाती है, और फिर क्या आप डिपेंडेंसी बनने के बाद आप इनको एडिक्शन आ जाता है आपका, और फिर आप क्या बार बार इसको यूज करते रहते हो। तो कई बार क्या फेटल ओवरडोज में आपने बहुत सारे में देखा होगा, हीरोइन के ओवरडोज से वो एक्टर्स की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है, ठीक है।
ठीक है, तो ग्लोबल क्राइसिस है तो ध्यान रखना है, फेनिटैलिन एक पार्ट है उसी का। ये देखो भाई, एआई में एक नया चीज लर्निंग आई है कि रिसेंटली क्या हुआ है, एक पेपर रिसर्च हुआ है कि डीप सीक एआई टीम ने लिखा है जो R1 मॉडल पे आधारित है, और जिन्होंने क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस पे, ट्रायल एंड एरर बेस पे। इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो आरएल है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो पार्ट किसका है, वो पार्ट मशीन लर्निंग का ही है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो क्या करेगी, वो बार बार में कोई एक्शन लेगी, उस एक्शन से सीखेगी, मे बी वो गलत हो जाएगा तो दोबारा से पे गलती नहीं करेगी। जैसे कई बार, जैसे इसका बेस क्या है, बेस इसका है गेम से। आप कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, तो पहली बार में आपको ये नहीं पता रहता कि अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो मेरी डेथ हो सकती है, या उस रास्ते से जाऊं, किस रास्ते से जाऊं, तो पहली बार में आपको नहीं पता था। तो आप पहली स्टेज क्लियर करते हैं, फिर दूसरी स्टेज क्लियर करते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार अगर आप बीच में कई बार मारे जाते हैं, आपका जो एंटिटी है गेम के अंदर अगर वो किल हो जाता है, तो आप क्या करते हो, दोबारा उसी रास्ते से जाते हो, पूरी स्टेज क्लियर करते हो, स्टेज पे वही उसको नहीं पहुंचते, उसको नहीं पहुंचने के बाद आप क्या डिसाइड करते हो, डिसाइड करते हो कि ये वाला रास्ता, ये वाला पाथ मुझे चूज नहीं करना, क्योंकि इस पाथ से चूज करूंगा तो मैं क्या है, मेरा जो करेक्टर है, जो मेरा जिसके थ्रू मैं प्ले कर रहा हूं गेम में, वो डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेम उसी पे है कि यहाँ पे क्या ट्रायल एंड एरर के मेथड पे सीखते हैं। तो एआई भी क्या है, एआई भी जो इन्वायरमेंट में जितनी भी क्या है, ये आई क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग एनवायरमेंट में मशीन लर्निंग के थ्रू क्या होगा, जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी आपकी साइड है, आपकी सराउंडिंग है, उसमें उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन में भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो पहली चीज में बिल्कुल सही कर दे पहले टाइप में, दूसरा हो सकता है कि अगर वो सही कर देगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा या फिर जो एक्शन लिया है वो एक्शन रॉन्ग निकल गया, तो फिर क्या करेगा, ही गोज फॉर द ट्राई अगेन फॉर्मूला, और इस बार फिर से दोबारा ट्राई करेगा, मे बी कैंसिल हो जाए, फिर से हो जाएगा। तो ये तो क्या है, बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर। और साथ के साथ इन्होंने क्या किया, साथ के साथ इन्होंने एक अच्छा मेथड और दिया, जैसे अब इनको यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि मैक्सिमाइज क्युमुलेटिव रिवॉर्ड्स दिए गए, कि जो भी कोर आइडिया कि जितने ज्यादा, जितना बेहतर तरीके से, जितने आपके राइट होते जाएंगे, जितने आपके एक्शंस जो अपने सराउंडिंग से सीखे हैं, तो क्या है वो रिवार्ड फॉर्म में। साथ के साथ क्या है, ये पूरा पूरा विदाउट एक्सप्लिसिट ह्यूमन, यहां पे ह्यूमन की कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी गाइस, एक मिनट, यहां पे ह्यूमन की गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इट इज बेस्ड रिलाइंग इंस्टेड ऑन द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिग्नल के ऊपर, ठीक है। तो बता दिए कैसे काम करेगा, पार्ट किसका है, पार्ट मशीन लर्निंग का है। अब काम कैसे करें देख लो। सबसे पहले यहाँ पे एक एजेंट होगा जो लर्नर होगा, डिसीजन मेकिंग काम करेगा, इन्वायरमेंट एक्शनल सिस्टम से लेंगे और ये एजेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एंड देन एक्शंस होंगे, वो चॉइस करेगा, उसी के हिसाब से हर एक स्टेप पे आगे बढ़ता रहेगा। फीडबैक के हिसाब से क्या है, एक्शंस बेनिफिशियल है या नहीं, उसके भी आप होगा। एजेंट्स क्या करेगा, अपने स्टेट को ऑब्जर्व करेगा, इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेगा, उसके हिसाब से एक्शन लेगा और फिर दोबारा क्या रिवार्ड सिग्नल भेजेगा। और ऐसे करते करते लास्ट टाइम पे कहां पहुंच जाएगा, अपने डिजायरेबल गोल तक पहुंच जाएगा। तो मेन बेस क्या है, ट्रायल एंड एरर बेस पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है आपकी एक्सप्रेशन है, ये इसकी देख लीजिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है वो एक टॉक्सिन के बारे में है, एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन फंगल कंटेमिनेटर। अब रिसेंटली क्या है, एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसर्न जताया है कि इंडोनेशिया से जो मूंगफली आ रही है, जो ग्राउंड नट आ रहा है, उसमें क्या है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन हो सकते हैं। अब एफ्लाटॉक्सिन होते क्या, एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली क्या है, एफ्लाटॉक्सिन आर द टॉक्सिन मायोकोटॉक्सिन्स, जो कोई सर्टेन काइंड्स ऑफ फंजाई क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो क्या है, बेसिकली माइकोटॉक्सिन्स है, ठीक है, टॉक्सिक माइकोटॉक्सिन्स है। अभी है कौन सी, एक तो है एस्परजिलिसिस फ्लेवरस और दूसरा एस्परजिलिसिस पैरासिटिकस, जो किसका पार्ट है, जो एस्परजिलिसिस फैमिली का पार्ट है। ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों फंजाई क्या करेंगे, इस एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं कई। और ये तो कहां प्रोड्यूस होती है, जब भी कहीं पे भी वार्म या ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहेगा तो वहीं पे ऑफ कोर्स ही बात है, अगर फंजाई को सरवाइव करना है तो उसको क्या है, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। तो इंडोनेशिया क्या है, थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, वार्म एंड ह्यूमिड रहता है। साथ साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में मिल सकती है, सोल्स एंड रोटिंग फील्ड्स में, या फिर कंपोस्ट वगैरह में मिल सकती है। और होता क्या है कि कई बार क्या है, फंगस के जो माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट्स है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स ग्रेन्स या नट्स पे भी
उग जाते हैं। अभी है क्या, कौन से फूड्स है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स ने जो ये एस्परजिलस फ्लेवरियस है और एस्परजिलस पैरासिटिकस है, इन लोगों ने इफेक्ट किया है। फर्स्ट है ग्राउंडनट, मूंगफली, ट्री नट, मेज, राइस, फिग एंड अदर ड्राइड फूड, स्पाइसेस, क्रूड वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड कोकोआ बीन्स। यानी थ्रू आउट द जितनी इंडोनेशिया की मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, सारी की सारी क्रॉप्स इसके अंदर में आ गई। ठीक है, और कंटेमिनेशन क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन या तो बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप फसल काट लो उसके बाद इन्फेक्शन पहले भी हो जाएगा और बाद में भी हो सकता है। क्या है अब इंसानों में कैसे आएगा डायरेक्ट कंपोजिशन, अगर आप प्लांट बेस्ड कुछ भी खा लोगे जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, या क्या आप कोई भी डेयरी मीट खाते हो, फिर डेयरी प्रोडक्ट खाते हो और उस एनिमल ने क्या करा, तो जानवर ने पहले कंटेमिनेटेड फूड खाया था, तब आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। और कई बार क्या है, कई बार फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू इस एफ्लाटॉक्सिन को क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। अब इंपैक्ट क्या है, जीनोटॉक्सिन है, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ओवरऑल रिस्क क्या है, ओवरऑल रिस्क दोनों का दोनों सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स है फॉर वुमेन्स एंड एनिमल्स। ध्यान रखना है, वुमेन्स पे भी इफेक्ट डालेगा प्लस एनिमल्स पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो मेजर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है इंडोनेशिया में। तो एक्सपोर्टर्स ने थोड़ी सी चिंताजनक बात की है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं मूंगफली का, तो वो एक उस पर स्टॉप लगाया जाए, रोका जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी रिसेंटली क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने क्या किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड सिर्फ अदम्य को क्या किया है, अदम्य को कमीशन किया है, जो 8 वेसल्स आनी है किसमें, अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज की, उसको पारादीप पोर्ट से क्या किया गया है, कमीशन किया गया। अब है क्या अदम्य, अदम्य का मतलब क्या है, इनडोमिनेटेबल। ठीक है, वो अदम्य साहस वाले अदम्य बात है, ठीक है, उसका है। और ये क्या दिखाता है, ये इंडियन कोस्टल गार्ड की कमिटमेंट को दिखाता है, जो इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट और सिक्योरिटी या सेफ इंश्योरेंस या क्लीन सी को लेके उनकी कितनी बड़ी कमिटमेंट है, उस चीज के अदम्यता को दिखाता है। ठीक है, बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अदम्य फर्स्ट क्लास की पहली शिप है, इसमें 7 और आएंगी, टोटल कितने वेसल आनी है, 8 आनी। वेट कितना है, 320 टन के, 320 टन से ज्यादा का माल ढोके ले जा सकता है। 3,000 किलोवाट के डीजल इंजन है जो मैक्सिमम स्पीड 28 नॉटिकल माइल तक करेंगे। ये बात ध्यान की देने की, इंडिजिनियसली डेवलप्ड कंट्रोल्ड पैच रिपल्सर या फिर गियर बॉक्स इसमें यूज किया गया है। ठीक है, साथ के साथ क्या है, इसमें गन्स लगी हुई है, 30 mm की CRN टाइप की गन्स। ठीक है, 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स है, साथ ही साथ फायर एंड कंट्रोल सिस्टम्स है। ठीक है, अब इसके एडवांस सिस्टम ध्यान रख लेंगे। तो अदम्य सेल्स की पहली आई है, कमीशन की गई इंडियन कोस्टल गार्ड ने, क्या है, फास्ट पेट्रोल नेवल शिप है। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, NATM। रिसेंटली क्या हुआ कि मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इंजीनियर्स ने 4.88 किलोमीटर के टनल को थाने क्रीक, जो थाने क्रीक है वहां पे जो अंडर अर्थ है, जो पार्ट है थाने क्रीक का पार्ट है, उसको क्या किया है, उसमें टनलिंग कर दी है थ्रू न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। अब होता क्या, देखो क्रीक है तो बहुत ज्यादा हार्ड आएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली क्या करते हैं, आप पूरे हिस्से को ओपन नहीं करोगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं पूरे हिस्से को काट दूंगा तो क्या होता है, उसके काटने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद में सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं आयरन का यूज करूंगा, पिलर्स का यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ये मान लो ये वाला सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा, अरे यार सॉरी 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 ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं क्या पूरे के पूरे को काटूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, जितना मुझे एरिया रिक्वायरमेंट है उसने एरिया कर लूंगा, क्योंकि ये हार्ड सरफेस है। और हार्ड सरफेस जो मेरा बच गया तो वो एज ए पिलर के रूप में काम मेरा आ जाए। और इस तरह की टेक्निक को बोलते हैं हम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है, यही है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया में डेवलप किया गया था 1957 से लेकर 1965 पर। क्या है, जो नेचुरल जियोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको क्या है, उसको रॉक की सराउंडिंग से क्या कर दिया जाता है, स्टेबलाइज कर दिया जाता है। ठीक है,
अब थाने क्रीक के बारे में बात कर लो। थाने क्रीक के बाद में क्या है, लार्जेस्ट क्रीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक है एशिया की, जो मुंबई कोस्ट लाइन के साइड में है। इनलेट कहाँ है इस पे, सऊदी अरेबियन सी में है। थाने क्रीक सेंचुरी, फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, और 2022 में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज, युआन वांग 5। युआन वांग 5 वही शिप है जिसको क्या है, जिसको स्पाई शिप बोला जाता है, और ये किसकी है, ये चाइना की है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या हुआ, ये बहुत लगभग 2 सालों से क्या था, सॉरी 2 नहीं 3 सालों से क्या थी, हम्बन टोटा पोर्ट पे डॉक हो रही थी, और इंडिया वालों को ये इंडिया वालों ने का ये मानना था कि वहां पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इंडिया की स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 साल के बाद में वापस ये कहा, इंडियन ओशन में चली गई। तो ध्यान रखना है, युआन वांग 5 3 साल के बाद में क्या है, वापस ये इंडियन ओशन में चली गई है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द, कहां लोकेटेड थी, हम्बन टोटा पोर्ट पे थी, और सब स्पाई शिप भी बोलते हैं चाइना की इसको। ठीक है, 2007 में इसको लॉन्च किया गया था, और पार्ट किसका है, पार्ट है ये पर्पज क्या है, पार्ट ऑफ द चाइनीज फ्लीट स्पेशलाइजेशन मेकिंग ऑन द स्पेशल मिलिट्री मिसाइल मॉनिटरिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया था, और पीपल लिबरेशन आर्मी का जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है उसका ये पार्ट है। साथ ही साथ क्या है, रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस पता करती है, 3000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है उसका पता लगा देगी। साथ ही साथ क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, उन सबको बता देगी। ठीक है, और टेलीमेट्री डाटा। एक और बात है, देखो अगर मैं बात करूं तो इसकी, इन सबको तो छोड़ो, रियल टाइम सब चीजें करती है। ठीक है, साथ में देखो रडार सिस्टम में क्या करती है, रडार सिस्टम में ये बैलिस्टिक मिसाइल जो 3000 किलोमीटर से दूर को आ रही है उनको पता लगती है। ठीक है, बूस्ट फेज री एंट्री में क्या, सैटेलाइट देखो, लो अर्थ ऑर्बिट हो, चाहे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, और चाहे डीप स्पेस ट्रैजेक्टरीज हो, उनमें कहीं पे भी सैटेलाइट है उनको क्या करेगी, ट्रैक करेगी। तो इतने पावरफुल एंटीनाज है इनके पास में। और क्या है, साथ के साथ दोनों के दोनों ट्रैकिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर मिलिट्रीली लॉन्च हो, दोनों की ट्रैकिंग ये कर सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, फॉरेन वॉरशिप या एयरक्राफ्ट की के कम्युनिकेशन को भी हैंडल कर सकते। तो क्या है, रियल स्पाई शिप है भाई, ऐसा नहीं है, मजाक की बात नहीं है, सच में है। और देख लो ना, लो अर्थ ऑर्बिट से, जियो स्टेशनरी है, कहीं पे भी सैटेलाइट भेज दो, आप अर्थ से बाहर भेज दो और डीप उसमें वापस सर्च कर लेगी। कोई भी मिसाइल है, बेस्ट मिसाइल 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे पता लगा देगा, इतना तगड़ा रडार है। ठीक है, तो इसके बारे में है। नेक्स्ट इज द स्मोक गेटिंग फोटोकैटालिक कोटिंग। रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वो स्टडी करेंगे स्मोक गेटिंग फोटोकैटालिक कोटिंग के बारे में। जो क्या रहेगा, इस कोटिंग करने से ये जो नॉर्मल क्या ट्रैफिक एरियाज पे या फिर पिलर्स पे क्या करेंगे, हम लोग इसकी कोटिंग कर देंगे, और जितने भी स्मोक होंगे, स्मोक को क्या करेगा, ये कैटलिस्ट की वजह हेल्प से हम क्या कर देंगे, स्मोक को खा जाएगा, मतलब डिकम्पो या फिल्टर आउट कर देगा, जो भी है जो आउट करेगा। उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, एंड देन जो भी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, उस प्रॉब्लम को हैंडल कर दिया जाएगा। एंड यस, सीरियसली दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम अभी हमें फेस करने को मिलेगी। देखना अभी रिसेंटली जब टाइम आएगा तो अब देखना कि बहुत टाइम तक आपको बहुत भयंकर वाला पोल्यूशन देखने को मिलता है हर साल दिल्ली में, नवंबर के बाद आपको। ठीक है, फोटोकैटालिक कोटिंग की बात करते हैं। पर्पज क्या है, जो भी हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया है, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं, या टॉक्सिन एयर्स, उनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। यूज क्या मटेरियल यूज होगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होगा, जो लो कॉस्ट और केमिकली स्टेबल है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या करेंगे, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ देंगे, लेस टॉक्सिन एंड लेस हार्मफुल सब्सटेंस में तोड़ देंगे, लाइट एनर्जी का यूज करके। और किसको पेरिफाई, बोथ एयर एंड वाटर को पेरिफाई करने के काम आगा। तो ये हो सकता है कि सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये स्टडी बहुत हेल्पफुल हो जाती है हमें, तो यमुना की क्लीनिंग के लिए भी हम इसका यूज कर पाएंगे, इस फोटोकैटालिक कोटिंग का यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं स्मोक की बात करूं, स्मोक 2 तरह के होते हैं। पहला स्मोक है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जिसको सल्फरस स्मोक बोलते हैं, और ये क्या है, हम जैसे कोयला वगैरह या फिर सल्फर वाले जो भी फोसिल्स हैं उनका बर्निंग की वजह से ये दिखता है। सेकंड है फोटोकेमिकल फ्लो, ये मोस्टली क्या है, अर्बन एरियाज में होता है, और ऑटोमोबाइल्स की वजह से जो हैवी पोल्यूशन है उनसे निकलता है। और ये क्या होता है, उससे जो पोल्यूशन निकला उस पोल्यूशन पे हमारी फोटोवोल्टिक या हमारी सनलाइट टकराती है, और टकराने के बाद में क्या है, उससे पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करते हैं। जैसे कौन से वाले पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करते हैं, और फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट होता है। ठीक है,
अभी देखा जाए तो ये स्मोक हीटिंग फोटो कैटलिस्ट कोटिंग है, ये क्या करती है, ये एक तरह की फ्यूचर में बहुत प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में स्टडी करने के बाद में हमें पता लगेगा कि क्या ये उतनी इफेक्टिव है नहीं, लेकिन हाँ समहाउ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको पेंट नहीं करना है, जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, जितने भी पोल्स हैं, उन सब पे आप क्या, आप सब पे कोटिंग कर दो, स्मोक हीटिंग को, स्मोक फोटोवोल्टिक कोटिंग, फोटो कैटलिक कोटिंग कर दो। एंड देन धीरे धीरे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आप रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होती रहेगी, गाड़ियों से गाड़ियों से पोल्यूशन निकलेगा, गाड़ी से पोल्यूशन निकलने के बाद में वो भी आपके जो रेड लाइट्स है, सिग्नल्स है, पोलर्स है, पिलर्स हैं, आपके पोल्स हैं, उन सब के साथ में क्या करेगा, वहीं पे रिएक्ट होता रहेगा, और वो जितने भी नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, वो क्या है, अपने आप डिकम्पोज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है ये हमारी कम्युनिकेबल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कॉमसेक स्कीम के बारे में। अभी रिसेंटली क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी डेजिग्नेट किया गया है एमएस कंप्लायंस इंटरमीडिएटरी प्राइवेट लिमिटेड में, और टेस्टिंग के लिए किया गया है। अभी क्या है, ये क्या स्कीम आई है, कॉमसेक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी टू ऑल द टेलीकॉम इक्विपमेंट्स कवर्ड अंडर द मैंडेटरी टेस्टिंग एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, तो किनको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को, ताकि इनका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, किसके अंडर में होगा, अंडर द एमटीसीटीई रूल्स सितंबर 29 के, और ये आप ये रूल देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना जानना है कि भाई ये रूल है, ये नोटिफाई इसके अंडर में हुआ है, और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगी जितने कितने टेलीकॉम क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है सबके सब। ठीक है, ये इतना वो नहीं है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, एक मिनट का, इस डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये थोड़ा सा उसमें आगे, ये पीछे वाले हैं। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, देखो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने क्या किया है, उन्होंने एमओयू साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, नेटवर्क के लिए, दिल्ली और एनसीआर एंड चेन्नई। अभी क्या होगा, देखो नॉर्मली हमारा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कैसे होता है हमारा अभी जो ब्रॉडकास्ट होता है, पहले हम क्या करेंगे, हमारी मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सैटेलाइट। ठीक है, दिस इज आवर टावर, दिस इज आवर टावर, तो सिग्नल, और दिस इज आवर मोबाइल फोन। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, पहले यहां से यहां सिग्नल आएगा, फिर यहां से यहां सिग्नल होता है, ये मेथड यूज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो सैटेलाइट है उससे आपके फोन में डायरेक्ट सिग्नल आ जाएगा। सो दिल्ली और चेन्नई दो जगह पे क्या किया गया है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया है। तो क्या है इसका बेसिकली काम क्या है, ताकि इंडिया की वेदर फोरकास्टिंग और दूसरी जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज है उनको एनहांस कर दिया जाए। अभी है क्या, ग्लोबल ऑपरेशन फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से क्या एक सैटेलाइट रखी जाएगी, कौन से, लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखी जाएगी, क्या न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस है, वेदर फोरकास्टिंग, साइक्लोन मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिसर्च, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये कुछ डेट ओशन नेट हो गया, नोवा है, मेटोप है, इन सब सारी सैटेलाइट जो है स्टेशन है, इनसे डेटा जो भी आगे सैटेलाइट, उन सैटेलाइट का यूज करेगी। ठीक है, नियर रियल टाइम लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा होगा, रिड्यूस डाटा लेटेंसी की डायरेक्ट सैटेलाइट्स को ओवरपास कर देंगे। ठीक है, एक चीज और भी है, मैं आपको, ये तो है ही, मैं आपको इसको इसका ना एक और इनहांस वर्जन बताता हूं। कई बार मान लो अगर कोई साइबर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है, तो हम इसी मेथड, जैसे अभी ब्लास्ट हुआ था कुछ टाइम पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट को बड़ा टाइम लग जाता है कि पहले आप टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म करो, एंड टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म करने के बाद में आप क्या करो, उनको बोलो कि एडवाइजरी रिलीज करें। ठीक है, फिर उनके थ्रू एडवाइजरी आती है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एडवाइजरी, नॉट ओनली वेदर फोरकास्टिंग, अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी एडवाइजरी भी क्या है, इसके थ्रू, डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट कर पाएगी। तो ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट इसका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो रिसेंट आगे वाली न्यूज आएंगी, अगले सब कुछ दिनों में जो हम न्यूज पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ने वाले। ठीक है,
नेक्स्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल। रिसेंटली हुआ क्या है कि डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के साथ में कोलैबोरेशन करके क्या किया है, उन्होंने एक टेस्ट किया है जिसमें उन्होंने क्या किया है, ट्रेन में क्या किया है, ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल्स को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। अगर अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करूं तो क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टेस्ट इसका जून 2025 में किया गया था कंडक्ट, और ये वही अग्नि प्राइम किसके, अग्नि 1 2 3 4 5 जो है अग्नि की, उसी सीरीज में अग्नि पी के नाम से, अग्नि प्राइम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है, 1000 टू 2000 किलोमीटर है। पेलोड 1000 किलोग्राम है। हाईली एक्सप्लोसिव है, थर्मोबोरिक है एंड न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेसिटी। अभी रिसेंटली आपने ये कुछ दिनों पहले, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने भी सेम क्या किया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने क्या चलती हुई ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। तो सेम कैपेबिलिटी क्या है, सेम कैपेबिलिटी इंडिया ने अपने यहाँ पे वो कर लिया, अक्वायर कर लिया। तो अभी पर अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि रशिया, यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्री ऐसे थे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि चलती ट्रेन से क्या है, आप कोई भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। तो इस सीरीज में एक नया मेंबर ऐड हो गया है, वो है इंडिया। तो अभी रशिया, यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया, दीज आर द 5 कंट्री जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप रेलवे ट्रैक या रेलवे चलती हुई ट्रेन से भी क्या कर सकते हो, आप लॉन्च कर सकते हो मिसाइल को। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सीमलेसली मूवमेंट कराएगा रेल नेटवर्क के थ्रू विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शंस में। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी बढ़ेगी, साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, चलती ट्रेन से लॉन्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया की कैपेबिलिटी क्या हुई है, इनहांस हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, इन्होंने लॉन्चर ऐसा बनाया है कि जो ट्रेन के अंदर फिट हो गया है और ट्रेन से आपने लॉन्चर के थ्रू अग्नि प्राइम को लॉन्च कर दिया। कुछ नहीं, इतनी सी बात। नाइटमेयर बैक्टीरिया। अभी रिसेंटली क्या है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी ने क्या किया, सीडीसी ने अभी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, नाइटमेयर बैक्टीरिया के खिलाफ वार्निंग जताई है, जो किससे ड्राइव होता है, जो एनडीएम जो किसे न्यू दिल्ली मेटेलो बेटा लैक्टोमस 1 है, उससे क्या होता है, उससे ड्रिवन है। अब ये नाइट बैक्टीरिया क्या है, नाइट बैक्टीरिया को बेसिकली कार्बापेनेम रेजिस्टेंस एंट्रोबैक्टीरियोसिसी बोला जाता है, दैट इज CRE। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसी चीजें ही पूछती है। एनडीएम के बारे में पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, एंड देन दे कैन आस्क फ्रॉम कार्बापेनेम रेजिस्टेंस इंट्रोबैक्टीरियोसिस। ठीक है, इसी को नाइटमेयर बोला जाता है। और इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं जिनमें कैल्बेसिया न्यूमोनियाई है और इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्या है, कार्बापेनेम से है रेजिस्टेंस। इसको नाइटमेयर इसलिए बोला गया है बिकॉज ये अपने रेजिस्टेंस अपने जीन्स में इजीली फैलाता है दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू, एंड ये किसी भी अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रिस्पोंड नहीं करता है। और ये दोनों चीजें ही क्या है, ये दोनों चीजें ही इसको क्या बनाती हैं, खतरनाक बनाती हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस CRE इज नोन एज द नाइटमेयर बैक्टीरिया। अब CRE इन्फेक्शन कहां हो सकते हैं, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में यूटीआईज हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंट अर्ज यूरिनेट, क्लाउडी यूरिनेट। ठीक है, आपके कलर दूधिया रंग का आपका पेशाब आने लग जाए। ब्लड स्ट्रीम में हो सकता है, उस टाइम पे आपको हाई फीवर होगा, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी और डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। न्यूमोनिक एंड लंग इन्फेक्शन हो सकते हैं, कफ, शॉर्ट सर्टनेस। तो ये सिम्टम्स थे CRE इन्फेक्शन के। अब ये होता क्या है, वही बात है कि एंटीबायोटिक ओवरडोज होगी, हॉस्पिटल्स में पेशेंट गए थे, वहां से ट्रांसमिट हो गया आपके अंदर, ग्लोबल आप ट्रैवल कर रहे थे, किसी क्षेत्र में CRE बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, वहां से आप आ गया। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है पोस्ट पेंडेमिक फैक्टर, कि कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में क्या हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या गया था, रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी थी। और कई बार क्या है, मोस्टली एंटीबायोटिक लेने की वजह से उनमें प्रॉब्लम क्रिएट भी हो गई थी, मिसयूज, वो एंटीबायोटिक ओवरडोज की वजह से। ठीक है, NDM 1 के बारे में देख लो, न्यू दिल्ली मेटेलो बेटा लैक्टोमेज 1 के नाम से। ये एंजाइम है जो बैक्टीरिया को क्या बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है टू वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंदर में। और ये कार्बापेनेज एंजाइम जो है वो न्यूट्रलाइज करता है कार्बापेनेज को, एंटीबायोटिक्स को फास्ट अगेंस्ट सुपरबग्स लाइक MRS से। सुपरबग का काम है मेथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरेस्कस।
ठीक है, तो ध्यान रखना नाइटमेयर बैक्टीरिया का नाम क्या है, किस वजह से है, कौन से स्ट्रेन है, कैब्ले न्यूमोनी है और इकोलाई है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्या है, ये अपना रेजिस्टेंस को जीन को दूसरी बैक्टीरिया बहुत इजीली फैला देता है और वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज, सेंट्रल अमेरिकन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्टली पार्ट वैसा आईआर का है, आईआर की न्यूज टाइप का है, लेकिन हुआ क्या है, ये जो अभी रिसेंटली इंडिया और सिक्का फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या किया था, डिजिटल पेमेंट के लिए कोऑपरेशन की बात की थी। दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट। अब सिक्का है क्या, रीजनल फ्रेमवर्क है फॉर द सेंट्रल अमेरिकन बैकग्राउंड का। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रल अमेरिकन इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो सिस्टेमेमा डे ला इंटीग्रेशिया सेंट्रो अमेरिकाना ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, हर 6 महीने में मेंबर स्टेट अपनी प्रेसिडेंसी हेल्ड करते हैं। लोकेशन का एल सल्वाडोर है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली इसको क्या करती है, बैक करती है। कुछ पार्ट है, देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज, हेले डार्क स्काई रिजर्व। अभी हेले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में क्या हुआ, उन्होंने 3rd एनुअल स्टार पार्टी सेलिब्रेट करने की बात की है। ठीक है, अभी क्या उन्होंने क्या किया है, दिसंबर 2022 में एचडीएसआर को डिक्लेयर किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख। ये पहला इंडिया का इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है, जो किसके अंडर में काम करता है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आईएओ के अंडर में काम करता है, हिलने में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर में काम करता है, मैनेज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, ये सब कुछ इस पार्ट है। सिंपल है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्टार पार्टी हुई। ठीक है, लोग जाएंगे, लोग जाके ग्रेज करेंगे, देखेंगे एंड देन स्टार्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें कोई डार्क स्काई रिजर्व रखना है तो क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन जो दी गई हो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के अंडर में दी गई है, जहां पे एक लार्ज एरिया होगा जमीन का, जो मिनिमम कितना होना चाहिए, 700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, जो जिसमें क्या है, जिसमें डार्क स्काई के बारे में साइंटिफिक, कल्चरल या नेचुरल या पब्लिक प्रोटेक्टेड होगा पब्लिक इंजॉयमेंट के लिए। कोर एरिया यहाँ पे लाइट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, बफर जोन होगा सेफ गार्ड के लिए, और साथ ही साथ क्या 80% ऑफ द पॉपुलेशन और एरिया लाइट मैनेजमेंट प्लान के अंडर में कवर होगा। ठीक है, और एनुअल रिपोर्टिंग सौंपी जाएगी। गाइया टेलीस्कोप है, जो इन्होंने क्या किया, पहली बार 3D मैप बनाया स्टेलर नर्सरीज का। स्टेलर नर्सरी बोलो या फिर नेबुलास बोलो, नेबुलास या स्टेलर नर्सरी एक ही बात है। जो हमारे स्टार्स जहां पे फॉर्म होते हैं, दे आर नोन एज द स्टेलर nurseries, and stellar nurseries is also known as the nebulas. Nebula is the birthplace of the star. ठीक है, गाइया टेलीस्कोप ने क्या किया, उन्होंने एक 3D मैप बनाया है, और 3D मैप बनाया है जो स्टेलर नर्सरीज के बारे में बताता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पे स्टार्स का पैदा होता है, और जो तकरीबन कितना है, 4000 लाइट ईयर दूर है सन की डायरेक्शन, सन से सारी डायरेक्शन में लगभग कितनी है, 4000 लाइट ईयर दूर है। अभी मोस्टली ये पहला ऐसा डिटेल चार्ट है जिसने हाइड्रोजन क्लाउड्स से लेके साथ के साथ क्या किया, फ्रेश इनसाइट दी है स्टार फॉर्मेशन के बारे में और टर्बुलेंस जो इनके बीच में होती है इंटरस्टेलर गैस के बारे में। गाया डस्ट मैप करता है, और इसने क्या है 87 मैसिव ओ टाइप के स्टार्स की भी स्टडी की है। सबसे हाईएस्ट है, सबसे ओ टाइप ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, जिनका टेम्परेचर मिनिमम 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री केल्विन तक होता है, वहां पर 6000 से ज्यादा डिग्री केल्विन होता है, और सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, इनकी लुमिनोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। गाया के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिक इंटरफेरेंस एस्ट्रोफिजिक्स गाया, सिंपली गाया के नाम से है। ईएसए ने 2013 में लॉन्च किया गया था, और ये क्या है, इसने अब तक का सबसे प्रीसाइज 3D मैप बनाया है मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, और कहां पे, L2 पे, लैग्रांज पॉइंट पे काम करता है, L2 पे काम करता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पार्ट है, ये देख लेना। इसमें एस्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जो क्या एग्जैक्ट किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताया। फोटोमीटर है, बताता है जो उसकी लुमिनिसिटी और टेम्परेचर के बारे में बात करता है। स्पेक्ट्रोमीटर है, जो उसकी कंपोजिशन और रेडियल मोशन ऑफ द स्टार के बारे में बात करता है। इसमें 3 तरह के मीटर्स लगे हुए, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। ठीक है, नेक्स्ट एक दवा के बारे में, इमेथोब्यूटोन हाइड्रोक्लोराइड। अभी हुआ क्या है, ये जो दवाई है ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में काम होती है, एथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड। अभी क्या है, एक इंडिया ने लॉन्च किया है एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इंपोर्ट के लिए, कि हम इस दवा का इंपोर्ट करें किससे, चाइना से और ताइवान से, जब हम इसका इंपोर्ट करें प्रोडक्ट तो उसके बारे में। ठीक है, ये एक एथम्बुटोल फार्माकोलाइड की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, जो किसके, जो टीबी के
काम में आती है। और ये इतनी शानदार दवा है, चाहे आपका पल्मोनरी टीबी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी आपके लंग्स में टीबी हो या फिर किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में टीबी हो, दोनों जगह पे काम करेगी। लेकिन एक है क्या, ये ऐसी दवा है जो बिल्कुल अकेली यूज नहीं होती है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे के साथ में यूज करना पड़ेगा। जैसे सिंथेटिक है, वाटर सोल्यूबल है, हीट स्टेबल है, सो मेडिकल। और माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज जितने भी एम ट्यूबरकुलोसिस है उनके सबके अगेंस्ट में ये काम आती है, ठीक है। बताया था पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, दोनों की तरह में काम करती है। अब ये काम कैसे करती है, ये क्या करेगी, जो सेल वॉल है उसको ब्लॉक कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो एम ट्यूबरकुलोसिस है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और उसके बाद में जो है, जो इसमें डिस्टर्ब कर देगा पोलिमराइजेशन ऑफ आर्बेनोग्लैक्टेटन। ये क्या करता है, ये उसके बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने में मेन पोजीशन है। जब उसकी सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होने से क्या है, वो बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा तो आप बच जाओगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ये अकेली रेयरली यूज की जाती है। रेयरली इसलिए यूज की जाती नहीं की जाती, रेयरली यूज नहीं की जाती है, यानी मोस्टली क्या है, किसी दूसरी दवा के साथ में इसको दिया जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत इजीली तो हम क्या कॉर्नरस्टोन ड्रग है मल्टी ड्रग रेजिमेंट के लिए, ठीक। ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ न्यूज में आया। सिफिलाइटिस, सिफिलाइटिस अभी क्या है, रिसेंटली यूएस में केस देखे गए। रिसेंटली यूएस में सिफिलाइटिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मोस्ट ऑफ द यूएस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन सिफिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके केसेस न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। सिफिलाइटिस सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इट कैन also transmit from the infected mother to the newborn baby, ठीक है। प्रिवेंटिव और क्यूरेबल बैक्टीरियल एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। कौन सा बैक्टीरिया है, ट्रेपनोमा पैलिडम, ध्यान रखना है, इसकी वजह से ये फैलती है, ठीक है। इन्फेक्शन होने के बाद में क्या है, इन्फेक्शन होने के बाद में बैक्टीरिया बहुत सालों तक बॉडी में डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट अवस्था में रह जाता है, शांत अवस्था में चला जाता है, और कुछ टाइम के बाद जब उसको दोबारा क्या है, दोबारा फिर से क्या है, रिएक्टिवेट भी हो सकता है। प्राइमरी मोस्टली सेक्सुअल इन्फेक्टेड सेक्सुअल पर्सन के कांटेक्ट में आपने आने से ही आपको ये होगी, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, आपके सिफिलाइटिस सोर्स हो जाएंगे, रेसेस हो जाएंगे, और ये मदर से भी बच्चे में पास आउट हो सकती है। सिफिलाइटिस के स्टेजेस हैं, अगर प्राइमरी स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पेनलेस सोर होते हैं, जो आपके क्या हो गए, जो आपके जेनिटल्स प्राइवेट पार्ट्स में, ठीक है, माउथ वगैरह में ये सब हो जाते हैं। सेकेंडली क्या है, आपको नॉन इची रेसेस हो जाएंगे हाथ में और पैरों में। लेटर स्टेज में क्या है, सिम्टम्स गायब हो जाएंगे और कुछ सालों के बाद में दोबारा वापस आ जाएंगे। टर्शरी स्टेज में क्या आता है, इसमें आपको हार्ट, ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होता है कि मोस्टली एडवर्स बर्थ आउटकम में 50 to 60% केसेस में दोबारा से ये आ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान में एक्टिवेट हो जाती है, अगर अनट्रीटेड रह जाती है तो। मोस्टली क्या है, बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल आप दोगे तो एंटीबायोटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड पेनिसिलिन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव दवा है जो इसके अगेंस्ट में यूज होती है, ठीक है। नाउ मूव टू न्यू और नेक्स्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बोला है कि भाई ये कंपलसरी है फार्मर्स का कि वो एग्री टैक्स स्कीम के अंडर में अपने आप को रजिस्टर करा ले, जितना टाइम इनको दिया गया उस टाइम फ्रेम के दौरान में। अब ये एग्री टैक्स स्कीम है क्या, ये एक डिजिटल फाउंडेशन है जो इंडियन एग्रीकल्चर के डेटा को डेटा ड्राइवन सर्विस के लिए इनेबल करेगा और उनको फार्मर्स को इनेबल करेगा। साथ ही साथ क्या है, फार्मर्स का डेटा हो गया, फार्मर्स के लैंड का डेटा हो गया है, और स्कीम के बेनिफिट्स हैं उन सबको एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फॉर्म में लेके आएगा कि फार्मर कितने फार्मर है, क्या डाटा है, और साथ ही साथ उनके पास कितनी लैंड है, कौन से गवर्नमेंट की स्कीम वो ले रहे हैं, सबके सब किसका होगा, एग्रीस्टैक के अंडर में आ जाएगा। अब इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नीचे अंडर में काम करती है, और साथ ही साथ स्टेट रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है। अब देखो फार्मर्स क्या, फार्मर्स की रजिस्ट्रीज के बारे में बात करेगा, सब फार्मर्स की क्या है, यूनिक आईडी बना देगा, उसमें आधार के बेस पे आईडी होगी, और INDEA 2.0 के बेस पे क्या होगा, एक डिजिटली वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स बोल दिया जाएगा, दैट इज द यूनिक फार्मर आईडी कहलाएगी, ठीक है। अभी देख लेना इन चीजों के बारे में, कुछ बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल एक बार आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज। एस्ट्रोसैट, इंडिया फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। हुआ क्या है, एस्ट्रोसैट इंडिया 2015 में लॉन्च हुआ था, उसको 10 साल हो गए, और इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी मिशन था जो स्पेस के बारे में काम कर रहा था, उसको 10 साल इस बार पूरे हो गए। लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था
सितंबर 28 2015 में PSLV C30 एक्सएल लार्ज के साथ में श्री धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। इसको स्टार्टिंग में क्या गया था, स्टार्टिंग में इसको 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था कि 5 साल के लिए काम किएगा, लेकिन अभी भी क्या है, एक डिकेड होने के बाद तक भी क्या है, ये अभी भी काम कर रहा है। इसीलिए इसरो को बेस्ट माना जाता है कि आपने बोला तो था कि 5 साल काम करेगा, लेकिन अब 10 साल हो गए, अब भी ये क्या है, आपको डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 2 में भी हमने ये देखा था, ठीक है, कि टाइम से तक हो गया था, लेकिन फिर भी डेटा क्या है, दोबारा से भेज रहे। ठीक है, ठीक है। अब कुछ इसके पार्ट्स हैं, देख लो। ये इसके पेलोड्स के बारे में बात किया गया है। जैसे में अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जो क्या करता है, यूवी रेज इमेजेस को लोकेट करता है। एक्सरे प्रोपोर्शनल सेंटर है, जो एक्सरे एमिशंस कॉम्पैक्ट बॉडी से आते, जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से आते हैं उनको करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हाई एनर्जी प्रोसेसेस फॉर बाइनरी स्टार सिस्टम्स या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स के बारे में पता करना था। न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड के एस्टिमेट को बताना था। ठीक है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोलर सिस्टम्स के बारे में बात करना था। न्यू और शॉर्ट लिव्ड एक्स्ट्रा एक्सरे सोर्सेज जो या फास्ट रेडियो ब्रब्स थे उनके बारे में बात करता था, और डीप फील्ड अल्ट्रावायलेट सर्विस के बारे में बात करता था। ठीक है, साथ ही साथ मैनेज कौन कर रहा है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मोक्स ऑफ इसरो, टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड सेंटर नेटवर्क इन IS ट्रैक बेंगलुरु इसको क्या करता है, और मिशन को ऑपरेशनलाइज कर रहा था, इसके अंडर में मैनेज कर रहा था ऑपरेशन को। ठीक है, 10 साल पूरे हो गए इसको। नेक्स्ट न्यूज है, ये आई थिंक हमारी लास्ट न्यूज है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैक्चियोटाइटिस। होता क्या है, ये बीमार अभी रिसेंटली एक बीमारी है पशुओं में, मोस्टली जो दुधारू जानवर है उनमें, और ये किसकी वजह से होती है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द बोवाइन हर्पिस वायरस BOHV1 वायरस, जो वेरिसिलो वायरस के अंडर में सब फैमिली का है, इसका पार्ट है। ये एंडेमिक है डिजीज इंडिया में, और ये दोनों के दोनों, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड कैटल्स जानवर, दोनों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। मोस्टली क्या होता है, इनके रेस्पिरेटर, जेनेटल और इन्फ्लाइटिस जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर उन पार्ट में मोस्टली होती है। और इनकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दुधारू जानवरों में दूध घट जाता है, अबॉर्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी जानवरों में आ जाती है। ठीक है, और उनकी ब्रीदिंग में इनको प्रॉब्लम आने लग जाती है, और कई बार ऐसा माना जाता है इसकी वजह से जानवर वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है, एंड देन समटाइम्स क्या है, बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने क्या किया है, इंडिया की पहली ग्लाइकोप्रोटीन ई डायलेटेड डाइवा मार्कर वैक्सीन बनाई है, जो किसके अगेंस्ट में काम करेगी, जो IBR के अगेंस्ट में काम करेगी। ठीक है, तो बीमारी है, देख लो ये सब चीजें मैंने बताई दी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगा, अबॉर्शन लोअर, फीवर हो जाएगा, डिप्रेशन, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा जानवर, और यील्ड दुधारू जानवरों में इनकी यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, अब तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन अभी जो ग्लाइकोप्रोटीन ई डायलेटेड डीवा मार्कर वैक्सीन बनाई है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है IBR के अगेंस्ट में। ठीक है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैक्चियोटाइटिस के अगेंस्ट में। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।